प्रिय बच्चों, आज का पाठ हम नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ ही अध्ययन चल रहा है और प्रथम पाठ में हम आज अध्ययन करेंगे दो ध्रुवीय विश्व या शीत युद्ध के दायरे। जैसा कि हम आप इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं कि शीत युद्ध किन किन कारणों से उत्पन्न हुआ, तो शीत युद्ध के दायरे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दायरे का तात्पर्य है शीत युद्ध का प्रभाव क्षेत्र, अर्थात किन किन मंचों पर, किन किन रूपों में दो महाशक्तियों के बीच तनाव का प्रसार हुआ। क्योंकि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद 1991 के बीच दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जो प्रतियोगिता, जो तनाव, जो संघर्ष चला, उसे ही हम दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं अथवा शीत युद्ध कहते हैं। तो आइए हम आप जानना चाहते हैं दो ध्रुवीयता या शीत युद्ध के दायरे या प्रभाव क्षेत्र कहाँ, किन मंचों पर हमको देखने को मिलता है। समय अभाव को देखते हुए इसके तो अनेक प्लेटफार्म हैं, अनेक मंच हैं, अनेक प्रभाव क्षेत्र हैं। सीमित समयावधि में हम आप जो है इसको देखते हुए अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला दौर है सैनिक गठबंधनों का दौर। तो शीत युद्ध के दायरे में या जो ध्रुवीयता के बारे में जो दौर चला वो पहला है सैनिक गठबंधन का दौर। यह है सैनिक गठबंधनों का दौर, सैनिक गठबंधनों का दौर, सैनिक गठबंधनों का दौर। सैनिक गठबंधनों का दौर का आशय है कि दोनों महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार अपने अपने ढंग से, अपने अपने निहित उद्देश्य से करना चाहते थे। इसलिए जब पूर्वी यूरोप से सोवियत सेनाएं नहीं हटी, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत रूस के द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया जाने लगा। तो उस घटना के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने पहला सैनिक गठबंधन किया, नाटो पहला गठबंधन किया नाटो, नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन जो है अमेरिका ने 1949 में किया। करने का आशय यही था कि यूरोप में यदि सोवियत रूस के द्वारा आक्रमण होता है तो ये गठबंधन वाले देश जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम आदि मिल करके साम्यवाद का या रूस का मुकाबला करेंगे। तो ये गठबंधन 1949 में अमेरिका के द्वारा लाया गया। उसके बाद अगले क्रम में अंजुस गठबंधन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हुआ। एक गठबंधन 1954 में किया गया, 1951 में किया गया, एक गठबंधन 1951 में किया गया। इसका भी निहितार्थ यह था कि इन क्षेत्रों में यदि साम्यवाद का खतरा बढ़ता है तो सब मिलकर के सामना करेंगे। इसी तरह से सीटो गठबंधन का अभ्युदय होता है, 1954 में होता है। सेंटो का अभ्युदय होता है। सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है, यह जो है 1954 में इसका दोनों का अभ्युदय हुआ, दोनों गठन किया गया। दोनों का उद्देश्य था कि अगर कोई खतरा होता है तो साम्यवाद के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा। अंत में वार्सा पैक्ट का अभ्युदय देखने को मिलता है, जो 14 मई 1955 को सोवियत रूस के द्वारा लाया गया। इसमें जो है वो भी अपने ढंग से इससे बगदाद ये जो है इसको लाया गया। इसका मुख्यालय जो है
पोलैंड की राजधानी वार्सा के नाते इसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। वार्सा पैक्ट में भी ये हुआ कि यदि जो है पूंजीवादी का समर्थक अमेरिका यदि किन्हीं कारण से युद्ध थोपता है उसका मुकाबला किया जाएगा। तो ये तो है गठबंधनों का दौर हमको देखने को मिलता है जो ध्रुवीय विश्व में। अगला दौर मिलता है शस्त्रों का दौर। अगला दौर है शस्त्रों की दौड़। शस्त्रों की दौड़ अर्थात परमाणु बम का आविष्कार। हम जानते हैं 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो सबसे पहले आविष्कार परमाणु बम का कौन किया? जाहिर सी बात है अमेरिका के द्वारा किया गया। लेकिन उसके गिराने से जो है विश्व में जो है एक तरह से परमाणु बम की होड़ सी लग गई और 1949 में 24 अक्टूबर 1949 को ही सोवियत रूस के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार कर लिया गया। और देखते ही देखते 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस में और 1964 में चीन के द्वारा कर लिया गया। यद्यपि इन देशों के द्वारा परमाणु बम आविष्कार करने के बाद एक तरह से प्रतिबंध के लिए आगे बढ़े, जो 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण संधि किया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो 1959 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे परमाणु का ज्ञान अन्य देशों तक न फैले। लेकिन फिर भी आगे चल कर के सभी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की होड़ लग गई और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में इस्माइल बुद्धा नाम से भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर डाला। और फिर उसके बाद 1979 में इजराइल ने, 1998 में पाकिस्तान ने और 2006 में उत्तर कोरिया ने भी परमाणु अणु बम का आविष्कार कर लिया। तो यह जो है परमाणु बम का आविष्कार दो ध्रुवीयता के लिए या शीत युद्ध के जो है दायरे में हम गिना सकते हैं। अगला कारण कह सकते हैं हम बर्लिन की घेराबंदी या जर्मनी का विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की जब हार हुई तो जर्मनी के दो भागों में कब्जा कर लिया। पूर्वी जर्मनी पर कब्जा हो गया सोवियत रूस का और पश्चिम हो गया चीन, अमेरिका के नेतृत्व में फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड का कब्जा हो गया। तो जाहिर सी बात है सोवियत रूस का विचार साम्यवाद था, तो पूर्वी जर्मनी पर साम्यवाद का उसने झंडा फहराया और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका के मित्र देशों द्वारा जो है पूंजीवाद का बढ़ावा दिया। इन देशों में तनाव चरम पर था और दोनों देश अपने अपने ढंग से अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना जो है नीति और योजनाएं लागू कर रहे थे, इसलिए दोनों के बीच तनाव जो है देखने को मिलता था। लेकिन अंत में 21 सितंबर 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को एक नए देश के रूप में मान्यता दे दिया, जिसको उसने कहा फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। उसने इसका नामकरण कर दिया। उसके नामकरण करने से सोवियत रूस के द्वारा जो पूर्वी जर्मनी पर कब्जा किया गया उसका भी नाम कर दिया गया कि वह जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य बना दिया हुआ। इस तरह से दोनों शक्तियों के द्वारा 1949 में जर्मनी का विभाजन कर दिया गया और जर्मनी दो देश में बट गया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ विभाजन के बाद जर्मनी का 1990 में पुनः एकीकरण हो गया। तो इस तरह से दोनों महाशक्तियाँ जो है अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के नाते जर्मनी का विभाजन करने में कोई कसर नहीं रखें। अगले कारण में हम कोरिया युद्ध कर सकते हैं। कोरिया का युद्ध भी शीत युद्ध या ध्रुवीयता के बढ़ावे के लिए अहम रोल या अहम मंच गिना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोरिया पर जापान का कब्जा था, लेकिन जब जापान हार गया तो वहाँ से जापानी सैनिक हट गए और जापानी सैनिक हटते ही उत्तरी कोरिया पर सोवियत रूस और चीन का कब्जा हो गया और दक्षिणी कोरिया पर
अमेरिका फ्रांस यूनाइटेड का कब्जा हो गया। यहाँ भी दोनों अपने अपने महत्वाकांक्षा, अपने अपनी नीतियों का, अपने प्राचुर्य का विस्तार करना चाहते थे और किए भी, लेकिन कोई किसी को झुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में पूंजीवाद का बढ़ावा मिला दक्षिणी कोरिया में और साम्यवाद बढ़ावा मिला उत्तरी कोरिया में। 1950 और 53 के बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया सुरक्षा परिषद में कोरिया संकट के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया संकट को ये माना कि उत्तरी कोरिया अर्थात साम्यवादी रूस ही आक्रमणकारी है और इसलिए इस पर सुरक्षा परिषद द्वारा सैन्य कार्रवाई की जाए। तो विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा 1950 से 53 के बीच में सैन्य कार्रवाई कोरिया पर की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। परिणामतः फिर दोनों महाशक्तियों के समझौते के नाते ही कोरिया का विभाजन हो गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है। अगले कारण के रूप में हम कर सकते हैं कांगो संकट। कांगो संकट दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक छोटा सा देश है, जो वहाँ पर बेल्जियम का कब्जा था और वह 1960 में उसको आज़ाद कर दिया। कांगो पर मिश्रित जातियों की निवास था और मिश्रित जातियाँ आपसी उद्देश्यों से, आपसी मतभेदों से लड़ा करते थे। प्रायः वहाँ शासन समाप्त होने पर गृह युद्ध सा माहौल बन गया। इस माहौल में अमेरिका द्वारा और साम्यवादी रूस के द्वारा भी अपने अपने जाति वर्ग के नागरिकों के लिए इंटरफियर या हस्तक्षेप किया जाने लगा। परिणामतः 1960 में जो कांगो से बेल्जियम पे सैनिक हटा लिया था, उसने फिर अपने सैनिक को भेज दिया। सैनिक भेजने के बाद कांगो ने संयुक्त राष्ट्र में ये गुहार लगाई कि कांगो से बेल्जियम के सैनिक को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाए, हटाया जाए। अंत में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक दल बना जो कटंगा प्रांत को छोड़ करके से सभी स्थानों पर यूएन के राष्ट्रीय पंचायत या संयुक्त राष्ट्र के सारे सैनिक पहुंच गए। केवल कटंगा प्रांत पर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वहां साम्यवादी रूस का दबदबा था। कांगो में प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव हवाई यात्रा के माध्यम से जा रहे थे, लेकिन हवाई मार्ग से ही रास्ते में उनका दुर्घटना हो जाता है और वहाँ उनका देहांत हो जाता है। इस दुर्घटना के कारण या प्रभाव में या मोटिवेट होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत रूस के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कांगो से अपना जो है प्रभाव या अपना संलिप्तता कम कर ले, जिससे वो संकट दूर हुआ। इसके बाद आता है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा कांगो का हम लोग लिखे नहीं। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा जैसा आप जानते हैं अमेरिका के पड़ोस में एक छोटा सा देश है और 1959 में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में वहाँ साम्यवादी क्रांति हुई। उस क्रांति में सोवियत रूस के द्वारा पर्याप्त सहायता दिया गया, सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता रूस के द्वारा किया गया। सोवियत रूस के द्वारा ये क्यूबा में सैनिक अड्डे भी स्थापित किए गए। यह अमेरिका के लिए नागवार था कि उसके पड़ोस में साम्यवाद की स्थापना हो जाए और अमेरिका जो है जनतंत्र का हिमायती है, जनतंत्र का जो है झंडा बरदार है या उसका जो है संरक्षक है, तो यह उचित नहीं था। तो अमेरिका को यह जो है बहुत खल रहा था। इस बीच तनाव बढ़ता गया और तनाव बढ़ने के बाद सोवियत रूस ने निर्णय लिया कि हम क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात करेंगे। परमाणु मिसाइल तैनात करना
अमेरिका के लिए और खतरा हो गया। उसके ठीक नीचे, नाक के नीचे ही एक ऐसा देश है जो परमाणु से युक्त हो जाएगा, तो सुरक्षा जो है उसका चक्र टूट जाएगा। परिणाम क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1962 को अमेरिका ने क्यूबा का समुद्री नाकेबंदी कर दिया, जिससे क्यूबा में समुद्र के माध्यम से, चूंकि समुद्र के बीच था ही, तो समुद्र के माध्यम से क्यूबा पर कोई भी एटॉमिक मिसाइल नहीं आने पाए। बंद हो गया, संकट चरम पर पहुंच गया। लगता था कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन विश्व को जो होना था अच्छा ही होना था। राष्ट्रपति कैनेडी और राष्ट्रपति ख्रुश्चेव, जो ख्रुश्चेव साम्यवादी के सुधारवादी नेता थे, साम्यवाद रूस के, और कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दोनों की बुद्धिमानी से, दोनों की समझदारी से अंत में ख्रुश्चेव ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात करने के निर्णय को वापस ले लिया। इससे संकट टल गया और कैनेडी ने ख्रुश्चेव को कहा कि ये विश्व के महान नेताओं में गिने जाएंगे जो इस तरह से शांति स्थापित की, अन्यथा तीसरा विश्व संभव था। इस तरह से तनाव के चरम अवस्था पर हम देखते हैं कि शीत युद्ध का दायरा या युद्धहीनता जो है चरम पर फैला। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी दोनों महाशक्तियों में अपना अपना प्रभावशाली विस्तार करने में प्रतियोगिता लगी रही। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति अच्छी भी है, और अच्छी इसलिए है कि श्वेत जातियों के लिए ही अच्छी थी, और जो उससे प्रभावित हो रहे थे उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने उद्देश्य से, अपने अपने निहितार्थ से किसी को अच्छा कह रही थी, किसी को गलत कह रही थी। इसी तरह से 1973 में वियतनाम युद्ध के बारे में भी दोनों एक पक्ष में हो गए, एक विपक्ष में हो गए। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देशों में भी दोनों महाशक्तियों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया। जैसे कि जो पराधीन देश थे, उन देशों में स्वाधीनता के जो आंदोलन चल रहे थे, कोई गुट समर्थन कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था। विरोध करने वाले देश का गुट का मानना था उपनिवेशवादी ताकत जो कब्जा किए हुए है, जो उपनिवेशवादी वहाँ सरकार थी उसका समर्थन कर रहे थे, और एक जो है वहाँ के स्थानीय आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे। इसलिए एक पक्ष में विपक्ष में दो महाशक्तियाँ लगी रही। इस तरह सूखा फटक से जो है शीत युद्ध का दायरा अद्रुध्रुवता जो है चरम पर पहुँचती गई। लेकिन 1991 में सोवियत रूस के विघटन के द्वारा ध्रुवता का युग समाप्त होता है और विश्व में एक शांति का माहौल क्रिएट होता है। वर्तमान में एक ध्रुवी विश्व की कल्पना लोग कर रहे हैं या बहुध्रुवी विश्व की कल्पना कर रहे हैं। फिर भी इस वक्त तनाव रहित दुनिया चल रही है, इसे तनाव शैथिल्य कहते हैं। हम आगे के पाठ में तनाव शैथिल्य के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि तनाव शैथिल्य क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चों, आज का अध्ययन का पाठ इतना ही। इसके बारे में हम आप लोगों को प्रश्नावली दे रहे हैं, आप लोग प्रश्न के माध्यम से लिख करके व्हाट्सएप पर करेंगे, जिसे हम जानेंगे कि आप लोग भी पूछ ले रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न ले लीजिए, नाटो संगठन की स्थापना किस देश ने किया और कब किया? दूसरा, वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश ने किया और कब किया? इसके अलावा और दे रहे हैं, भारत ने परमाणु बम का आविष्कार कब किया? पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम कब बनाया गया? इसके अलावा क्यूबा का मिसाइल संकट किन दो महान नेताओं के सहयोग से समाप्त हुआ? अगर आप चाहें तो ध्रुवीयता के बारे में या शीत युद्ध के दायरे के बारे में एक संक्षिप्त निबंध भी लिख सकते हैं। यह जो लिख करके आप अपने ढंग से व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, जिससे लगे कि हाँ आप लोग भी क्लास में सक्रिय हैं, जिससे पठन पाठन चले। और हम भी जो है प्रयास करेंगे कि आपका जो है ये क्लास चलता रहे। और आशा रखते हैं इस कोविड-19 या कोरोना वायरस के भयानक दुर्दिन में हम आप सावधान रहें। अगर बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगा लें या मुंह को गमछे से या किसी से ढक लें। और जब भी हम बाहर निकलें तो अपने हाथ को बगैर धुले हुए, अपने मुंह को, अपने चेहरे को न छुएं। वापस घर आते हैं तो अपने हाथ को साबुन से धुलें, और यथासंभव हो तो अपने पैर को भी धुल करके या कपड़े निकाल करके ही घर में जाएं। और यथासंभव हो जो भी बाहर
खरीदारी करने जाना हो या किसी काम से जाना हो या बैंक जाना हो या किसी काम से या खेतों में आप मड़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, अर्थात 6 फीट से दूर बना करके किसी भी के पास रखिए, कोई खतरा नहीं होगा। और आरोग्य सेतु जो है, आरोग्य ऐप जो है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आप जानते रहेंगे हमारे आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। इन सब कारणों से आप जो है और अपने जो खान पान में जो है सुधार करिए और अपनी जो है बॉडी की शक्ति को बढ़ाइए और दिनचर्या सही करिए, व्यायाम करिए और अध्ययन करिए और घर से बाहर संभव हो तो बहुत कम निकलिए। जैसा सरकार की योजना होगा, जैसा निर्देश होगा, वैसा हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।